Hello student, we are completed the chapter magnetic effect of electric current. Okay, today we will discuss the question answer which is given in your textbook. Okay, related to the topic. Okay, so first we will discuss the in text question. Okay, okay, in text questions. Okay, so question given on page number 224. Question given on page number 224, question number 1. Okay, the question is, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास नीडल के पास ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्यों होता है? ठीक है, कोई बार मैग्नेट है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल और उसको कोई मैग्नेटिक नीडल के पास ले जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होता है? बिकॉज बोथ आर मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है, एक कंपास बॉक्स भी मैग्नेट है। तो जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वेदर रिपल्जन होता है या तो अट्रैक्शन होता है। इफ सेम pole is there, then repulsion should be happen, or opposite pole is there, then attraction should be happen. So when the bar magnet is comes near to the compass box, okay, this needle of the compass box is get deflected because compass is also a magnet. So when two magnets are come to the close, okay, whether attraction or repulsion should be happen. That's why the magnetic needle is deflected when bar magnet is coming close to the magnetic compass. Okay. Now page number 228, question number 1. Okay. Draw a magnetic field line around a bar magnet. बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये कंसेप्ट, ये बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है? आउटसाइड द मैग्नेट इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग इनसाइड फ्रॉम द साउथ। ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इट कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ और कमिंग इनसाइड। ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। ठीक है, इट फॉर्म ए सर्कुलर लूप एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग इनसाइड फ्रॉम द साउथ। सो आउटसाइड इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. List the property of magnetic line of force. List the property of magnetic line of force. So सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस प्रकार होती है? ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फॉर्म ए क्लोज सर्कुलर लूप। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज from north to south outside the magnet and it is from south to north inside the magnet. Okay, at the near the pole the magnetic field lines are closer to each other. It means at that places magnetic field are strong. Okay, and in other part of the magnet, okay, this is separated from the each other because at this place magnetic field are weak. Two magnetic field line is never cross to each other. ठीक है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है, हमने नोट डाउन भी किया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया हुआ है? Why two magnetic line of force do not intersect each other? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इट फॉर्म ए क्लोज सर्कुलर लूप, ऐसे क्लोज सर्कुलर लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एट एनी पॉइंट इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट
point. So tangent is give the direction of magnetic field. At any point, if we want the direction of magnetic field, we have to draw the tangent, and tangent gives the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है टेंजेंट, ठीक है। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे वी आर गेटिंग टू डायरेक्शन। At single point we are getting two direction, so it is not possible at all, okay, so that two magnetic field line are never intersect to each other। दो magnetic field line कभी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते हैं, okay। Next question, okay, page number 229, question number 1, okay, question क्या दिया हुआ है? Consider a circular loop of wire laying in a plane of table. Let the current pass through the loop clockwise. Let the current pass through the loop is clockwise. Okay. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside or outside the loop. क्या दिया हुआ है? ऐसे एक circular loop दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेइंग इन ए प्लेन ऑन ए टेबल इफ द करंट पास टू द लूप इज क्लॉकवाइज। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कैसे पास हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, ठीक है। देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside and outside the loop by applying right hand thumb rule। right hand thumb rule apply करके इसमें inside the लूप और आउटसाइड द लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया, तो पॉइंट पी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड करना है तो राइट हैंड थंब रूल हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल में क्या है? थंब हमें क्या इंडिकेट करता है और फिंगर में क्या थंब है उनको हमें कहाँ पे रखना है? करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो ऐसे हमारा थंब जाएगा अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएगी? यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे हमें मिलेगा, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, वहां पे हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वहां पे भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा? ऐसे थंब होगा तो इनसाइड क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से जा रही है और बाहर से आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई है आर पॉइंट पे हम करते हैं तो वहां पे हमारा थंब नीचे आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसमें भी क्या है कि अंदर यहाँ से जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे थंब ऐसे आएगा करंट की डायरेक्शन, तो इसमें भी यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इसमें क्या हुआ? इनसाइड ये लूप है, इनके अंदर हम देखें तो इसके अंदर और बाहर जो है हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिमेन सेम। मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उसमें क्या रहेगी? सेम डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोर्ड को हम प्लेन कंसीडर करते हैं, तो इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर की ओर जा रही है, इनसाइड द कॉइल। और बाहर के हर जगह हम कंसीडर करते हैं डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर आ रही है, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के इनसाइड और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, वहाँ पे थंब है वो हमारा करंट की डायरेक्शन होगी, तो हमारे कर्ली फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 229, ओके। क्या दिया हुआ है? द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ टू रिप्रेजेंट इट। मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिया है? यूनिफॉर्म दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो कैसे है? ऐसे सर्कुलर लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप मतलब यूनिफॉर्म में मतलब क्या बोलेंगे कि दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे होना चाहिए? एक जैसे होना चाहिए। तो वी कैन ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू ईच अदर विथ ए सेम गैप। एक दूसरे का गैप सेम रख के वी कैन ड्रॉ द पैरेलल लाइन, सो इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट। जो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, ठीक है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, स्प्रिंग जैसे। इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड के अंदर की बात है। क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट। जो सोलेनॉइड है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट जिसके अंदर पास हो रहा है उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, अगर हम एंड की तरह जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। सी ऑप्शन दिया है इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड द एंड, अगर हम एंड की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। कि इज सेम एट ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट पे सेम होगा। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड हम देखें तो ऐसे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिमेन सेम इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए कंडक्टर इज सेम एट ऑल द पॉइंट, सब जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन और पेज नंबर 231 पे दिए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following property of a proton can change, okay, while it moves freely in magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई प्रोटॉन है वो फ्रीली मूव करता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है, तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। प्रोटॉन का मास चेंज होगा, प्रोटॉन की स्पीड चेंज होगी, प्रोटॉन की वेलोसिटी चेंज होगी, या प्रोटॉन का मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा प्रोटॉन के लिए, तो मास इज यूनिवर्सल फैक्टर, मास कभी चेंज नहीं होता कोई जगह पे। और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड में चेंज नहीं होगा, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो सकती है। तो एक तो ये प्रोटॉन है, इसके लिए क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर चेंज है तो मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। ओके, तो ये प्रोटॉन के लिए यहाँ पे वेलोसिटी और मोमेंटम है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 231। ओके, क्या दिया हुआ है, रिफर द एक्टिविटी। आगे जो हमने एक्टिविटी पढ़ा है वो एक्टिविटी के संदर्भ में है। हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड PQ will be deflected। okay? कैसे डिफ्लेक्शन होगा रोड का, हमने आगे देखा था। ठीक है, कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होता है, ठीक है, हमने देखा था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था। ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है, इसको स्टैंड के साथ हमने कनेक्ट किया था। तो इनके रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखना है। ठीक है, हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड PQ विल बी इफेक्टेड। इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे इफेक्ट होगा अगर हम दूसरी चीजों चेंज करते हैं। तो क्या चेंज करते हैं, पहली चीज, करंट इन द रॉड PQ इज इंक्रीज। ठीक है, अगर ये करंट पास हो रहा है यहाँ पे, जो अगर I की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, अगर I इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। सो अगर करंट इज इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन ऑफ रॉड शुड बी इंक्रीज। सेकंड दिया हुआ है, a strong horse of magnet is used। अगर ये मैग्नेट को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो भी डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा,
ज्यादा मिलेगा. डिफ्लेक्शन शुड बी मोर इफ वी आर इंक्रीज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते तो भी इनका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. थर्ड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रॉड पी क्यू इज इंक्रीज. ओके, अगर इनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे तो जो फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है. ठीक है, हर जगह पे सेम फोर्स लगेगा. तो अगर लेंथ ज्यादा है तो इफेक्टिव फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. सो फोर्स विल बी ऑल्सो इंक्रीज इफ यू आर इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस रोड. ये रोड की लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो इनके लिए एक फॉर्मूला भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया है. एक्चुअली इट इज कवर्ड इन क्लास 12 सिलेबस. द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, करंट L एंड द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, करंट passing through the conductor and length of the conductor. So if we are increase all three things, if current is increased, then also force is increased, so deflection is increased. If we use the strong magnet, then magnetic field is increased, then also deflection is increased. If we are using the more length, then effective area should be increased, so force will be increased. Okay, now next. Okay, थर्ड क्वेश्चन. ओके, पेज नंबर 231 का थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इट मींस अल्फा पार्टिकल्स, प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट. वेस्ट में जो प्रोजेक्ट कर रहा है, ओके, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ. नॉर्थ की ओर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट. क्या हो रहा है, ऐसे है. ठीक है, ये हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है. यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, ओके, प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट. प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट मतलब अल्फा जो पार्टिकल है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होनी चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है, तो करंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि द फोर्स इट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम टुवर्ड द नॉर्थ. वेस्ट डायरेक्शन से यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होके नॉर्थ की ओर जाता है. ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, मतलब फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर. फोर्स है वो ऐसे लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, तो हम ऐसे लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ और साउथ है, ये हमारा ईस्ट और वेस्ट है. ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया, द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्शन इज वेस्ट, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी. हमें लेफ्टिनेंट फ्लेमिंग रूल का यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, तो लेफ्टिनेंट फ्लेमिंग रूल है, उसमें जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताती है, मैंने बताया था कभी गलती नहीं, इसलिए फादर फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट. तो ये जो हमारा सेंट्रल फिंगर है वो करंट दिखा रहा है. अब डिफ्लेक्शन क्या बोला, ठीक है, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन वेस्ट से नॉर्थ हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में उनका डिफ्लेक्शन मिल रहा है. ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्शन मिल रहा है. ठीक है, अब इनको हमें ऐसे इंडिकेशन देना है. ठीक है, ये हमारा करंट है, ये करंट की डायरेक्शन हुई. अब डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, ये हुआ हमारा करंट. डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है. तो वेयर इट इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक जो फील्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. सो हियर वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ पे होगा,
अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। द नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या है? इन लेफ्ट हैंड व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर perpendicular to each other, okay, and if we are aligned our first finger in direction of a magnetic field and we align the central finger in direction of electric current, then thumb will represent the direction of magnetic force. This is the left hand and Fleming rule, okay. When we are stretching our three fingers perpendicular to each other, then our first finger is gives the direction of magnetic field, central finger gives the direction of electric current, and thumb gives the direction of magnetic force, okay. Next question, what is the principle of electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिक मोटर इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. It's working on the principle of conversion of electrical energy into mechanical energy. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, What is the role of split ring in electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का रोल क्या है? स्प्लिट रिंग का रोल क्या है? तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर्स का, जब हमने कंसेप्ट देखा था तब यहाँ पे देखा था कि कॉइल है, वो कॉइल यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल के साथ यहाँ पे दो सेमी सर्कुलर रिंग है जिसको हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं, P और Q, और यहाँ पे जो दो फिक्स ब्रश लगाया था X और Y जिसके साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया था. ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज क्या था? चेंज द डायरेक्शन ऑफ आफ्टर हाफ रोटेशन. एक हाफ रोटेशन के बाद जो स्प्लिट रिंग है उससे क्या होता था, एक कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती थी. ओके, स्प्लिट रिंग इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल आफ्टर each half rotation. हर हाफ रोटेशन के बाद कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करते थे. ये स्प्लिट रिंग का रोल है, जिसको हम क्या बोलते थे? कॉम्यूटेटर, जिसको हम बोलते थे, जिसको हमने नाम क्या दिया था? कॉम्यूटेटर. Commutator is nothing but a split ring which change the direction of electric current in a coil after half cycle. हर हाफ साइकिल के बाद उसमें क्या होता था? चेंज होता था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 236 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. एक्सप्लेन द डिफरेंट वे टू इंड्यूस द करंट इन कॉइल. करंट जो कॉइल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि ऐसे हम कोई कॉइल लेते हैं, इसके अंदर हमें क्या चाहिए? करंट. इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, इसके अंदर हमें करंट प्रोड्यूस करना है, करंट इंड्यूस करना है. तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम करंट यहाँ पे इंड्यूस कर सकते हैं? ठीक है. तो करंट इंड्यूस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके थे. पहला तरीका हमने देखा था कि यहाँ पे मैग्नेट जो है, अगर मैग्नेट को हम मूव करते हैं टॉवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, सो इट इंड्यूस द करंट ओवर हियर. यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा था. एक देखा था. दूसरा कि अगर कॉइल को हम मैग्नेट की तरह मूव करते हैं और अवे फ्रॉम द मूव करते हैं तो भी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है. या तो एक कॉइल के पास दूसरी कॉइल हम लेते हैं, तो एक कॉइल में अगर हम करंट पास करते हैं तो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है. ठीक है. इट मींस बाय एनी वे इफ वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल, सो इट इंड्यूस द करंट इनसाइड द कॉइल. अगर कोई भी तरीके से हम है, अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर पाते हैं तो वहां पे करंट इंड्यूस होता है. तो दीज आर द डिफरेंट वे वी कैन चेंज द करंट, वी कैन इंड्यूस द करंट. पहला तरीका है कि अगर मैग्नेट इज कमिंग towards the coil or it goes away from the coil, then it induces the current. If coil is goes away or near to the magnet, it induces the current. If one coil is placed near the other coil and one coil current is passing, so it induces the current into the secondary coil.
तो these three different way we can induce the current in current carrying coil. ठीक है, कॉइल के अंदर हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो these are the in text question which is based on the topic covered in chapters. Okay, other question is this topic is the reduced or deleted topic from this chapter. Okay, so this many questions is questions which is covered. Okay, now we will discuss the textbook exercise question. ठीक है, टेक्स्टबुक एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास में उसको सेंटर पे रख के ओके इन सर्कुलर फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर. द फील्ड कंसिस्ट स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर को परपेंडिकुलर कोई फील्ड नहीं होता है. द सेकंड ऑप्शन द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर. ये वायर को पैरेलल कोई फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होता है. थर्ड ऑप्शन द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर. वायर में से ओरिजिनेट होके कोई रेडियल लाइन बनती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है. द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर. यस, वायर को सेंटर पे रख के कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है. कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो भी एमसीक्यू है. द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो पहले दिया है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडी. कोई भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, नो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम नहीं बोलते हैं. ठीक है, सेकंड है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. कोई कॉइल में करंट पास करके हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, उल्टा दिया हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वहां पे. और थर्ड प्रोड्यूसिंग ए इंड्यूस करंट इन ए कॉइल बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो रिलेटिव मोशन परफॉर्म होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कॉइल के अंदर करंट है उसको इंड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो सी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट है. नाउ डी क्या है, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर की कॉइल को रोटेट करना वो भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, the producing the induced current in a coil by relative motion between the magnet and coil. magnet और coil के बीच में relative motion perform करके coil के अंदर current को induce करना, वो है हम electromagnetic induction. okay, अब थर्ड क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, फोर्थ क्वेश्चन है वो भी डिलीटेड क्वेश्चन है, वो टॉपिक आपके सिलेबस में रिड्यूस हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5 भी डिलीटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ 6 क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का दिया हुआ है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल. क्या है, रॉन्ग. इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल. यहाँ पे क्या दिया है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मतलब गलत है. सेकंड स्टेटमेंट दिया है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक्चुअली स्टेटमेंट ट्रू है, पर इलेक्ट्रिक जनरेटर अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट दिया है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग ए करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन. यस, कोई भी कॉइल है, ठीक है,
वो कॉइल के अंदर का जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कोयरिंग ए करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इनके इनसाइड में देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी जगह पे हम लेते हैं तो वी आर गेटिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब इनसाइड द कॉइल वी आर गेटिंग इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, ओके, कैरिंग ए करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। वो सब क्या होता है, एक दूसरे से पैरेलल स्ट्रेट लाइन होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, गलत है, एक्चुअली ये भी आपके सिलेबस में अभी टॉपिक रिड्यूस हो गया है। जो रेड वायर होता है, ठीक है, वो लाइव वायर होता है, और ग्रीन वायर है वो अर्थ वायर होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज, लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा 3 सोर्स बताओ जिसके जरिए मैग्नेटिक सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोड्यूस होता है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेट से, कोई भी परमानेंट मैग्नेट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, अगर कॉइल के अंदर कोई करंट पास होता है तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और थर्ड है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, कोई सोलेनॉइड में से अगर हम करंट पास करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, और कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे होता है, ठीक है, और जो है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो कैसे मैग्नेट होता है। तो सोलेनॉइड क्या है, ये सोलेनॉइड है। ठीक है, तो अगर सोलेनॉइड के अंदर हम करंट पास करते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड से अगर करंट पास होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसके जरिए सोलेनॉइड है, इट कैन बिहेव एज ए बार मैग्नेट, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो कैसे करता है, तो व्हेन करंट इज फ्लो इन सोलेनॉइड इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ड्यू टू दिस सोलेनॉइड कैन बिहेव एज ए बार मैग्नेट, जिसके जरिए सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर बार मैग्नेट है, अब हमें डिसाइड करना ये नॉर्थ पोल है या ये नॉर्थ पोल है, किसके जरिए डिसाइड करना है, बार मैग्नेट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी बार मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट हमने लिया, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, अगर ये मैग्नेट को इसके नियर ले जाते हैं और अगर इनको ये अट्रैक्ट करेगा तो मतलब क्या होगा, ये हमारा साउथ पोल होना चाहिए सोलेनॉइड का, और अगर यहाँ पे रिपल्जन होगा तो ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा हमने और तरीका देखा था नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड करने के लिए, कि हमने देखा था कि हमें कोई भी साइड से ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर करंट कैसे पास हो रहा है। अगर करंट इसमें पास हो रहा है, वो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। और करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है अगर, ठीक है, तो वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ऐसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, और बार मैग्नेट के थ्रू भी हम नॉर्थ और साउथ पोल है उनको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest। क्या दिया हुआ है, when the force is largest in current carrying conductor placed in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है उसमें फोर्स कब मैक्सिमम होता है, when the conductor, okay, and the magnet
magnetic field are perpendicular to each other. हमने देखा था कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तब उसकी इफेक्ट मैक्सिमम होती है. तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक दूसरे से परपेंडिकुलर जब रखेंगे तब उसकी वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए. तब जाके उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है. आपके लेवल पे ये आंसर सही है, आपके लेवल पे आगे का आंसर की जरूरत नहीं है. जो 12th में आता है F = BLI × sin थीटा, ऐसा फॉर्मूला आता है. तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होती है तब क्या होना चाहिए, F मैक्सिमम होना चाहिए. तो साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट है वो एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर. 90 डिग्री पे साइन होता है तब जाके इसकी वैल्यू 1 होती है, तब जाके इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए. आपके लिए सिंपल आंसर है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम. Now question number 10. Okay. Imagine that you are sitting in a chamber with your back on one wall. आप ऐसे एक जगह पे बैठे हुए हैं और आपका बैक साइड वो क्या है, वॉल है. Sitting in a chamber with your back on one wall. An electron beam moving horizontally from back wall toward the front wall. और बैक वॉल से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, फ्रंट वॉल की ओर मूव कर रहा है. ठीक है, toward the front wall is deflected by a strong magnetic field to right side. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे वो क्या हो रहा है, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल को हमें यूज करना है. एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्टिंग ओके इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा. कैसे होगा तो हमें फाइंड करना है. यहाँ पे क्या दिखाया, ठीक है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक ऑन वन वॉल. ये एक बॉल है और इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है तो करंट कैसे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. मतलब करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड द वॉल करंट जा रहा है. ठीक है, और डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है, राइट डायरेक्शन. मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट है. अब हम फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल का यूज करते हैं. ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल में क्या है, ये हमारे लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. ये हमारे लिए क्या है, करंट है. ये क्या है, फोर्स है. अब कहाँ पे है, पहले तो हम हमारा करंट देखते हैं. करंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है. मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट. मतलब करंट ऐसे है. अब हमें फोर्स देखना है. फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है. मतलब हमारा थंब कहाँ हुआ, राइट. तो ये फोर्स कहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे कैसे होगा, ये दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ ए करंट. करंट ऐसे जा रहा है इनसाइड. ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है और इनके साथ जो हमारा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो कहाँ पे लग रहा है, राइट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फिर से ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट. तो ये हुई हमारी करंट की डायरेक्शन. अब डिफ्लेक्शन कौन से साइड होता है, राइट साइड. मतलब फोर्स राइट साइड, थंब राइट साइड. तो कहाँ पे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. Now next question, question number 11. Okay? Draw a labeled diagram of electric motor. Explain its principle and working. What is the function of operating electric motor? पूरा थियरी क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. हमने डायग्राम ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक मोटर का, उनका वर्किंग है, उनका कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज हमने समझी थी थियरी में. वो सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, Name some devices in which electric motor are used. इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे देखो वहीं पे. हमारे घर पे स्टार्ट करो तो इलेक्ट्रिक फैन है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, पानी का मोटर है, मिक्सर है, हेयर ड्रायर है,
जनरेटर है, वाटर पंप है, जहां पे भी आप देख लो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूजिंग। जहां पे रोटेशन आता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, वो हर जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, चाहे वो साइज का छोटा है या बड़ा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer। एक coil है कॉपर वायर की जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे एक कॉइल है, एक कॉइल को क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट इज पुश इनटू द कॉइल। अगर बार मैग्नेट को हम पुश करते हैं तो क्या होगा, इनटू द कॉइल, ओके, और पुल आउट ऑफ द कॉइल। अगर उनको पुल करते हैं तो क्या होता है, और हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अगर उनको स्टेशनरी करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी बार मैग्नेट है, अगर इनको इनके अंदर पुश करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। और अगर उनको पुल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। और अगर इनको यहाँ पे स्टेबल कर देते हैं, स्टेशनरी हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि हमने देखा कि जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है, कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तब वहां पे करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होता है, और इनकी डायरेक्शन बदलते हैं तो करंट की डायरेक्शन बदलती है, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदलती है। और जब ये दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों स्टेशनरी है, तो करंट इंड्यूस नहीं होता है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होता है, जीरो रीडिंग दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, two circular coil A and B are placed close to each other. If current in coil A is changed, will the sum current be induced in the coil B? Give the reason. Yes, दो कॉइल दिया हुआ है, एक कॉइल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम कॉइल A बोलते हैं, जिसके अंदर हम थ्रू बैटरी से करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे नजदीक में कॉइल B दिया हुआ है, ठीक है, जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर इस कॉइल के अंदर हम करंट पास करते हैं, क्या क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एंड करंट इन द कॉइल इज चेंज, विल सम करंट बी इंड्यूस इन कॉइल बी। अगर इसके अंदर करंट को हम चेंज करते हैं तो इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा, यस, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, डायरेक्शन है उसको हमें फाइंड करना है, तो कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो हमें दिखाना है। पहला स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट पास होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो कौन सा रूल यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल वहां पे यूज होता है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट current placed in magnetic field which is perpendicular to it। एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करंट है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये फाइंड करने के लिए क्या यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रूल यूज होता है। क्या यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रूल। और नेक्स्ट है, करंट इंड्यूस इन ए कॉइल बाय रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कॉइल को हम रोटेटिंग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे अगर डायरेक्शन फाइंड करता है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है, जो रूल एक्चुअली हमने डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज दिस रूल इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर का टॉपिक यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, सो वी आर नॉट डिस्कस द रूल ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और राइट हैंड थंब रूल हमने डिस्कस किया है। ठीक है, now 16, 17 and 18 question, 16, 17 or 18 question is reduced from your syllabus. Okay, so this all about the NCERT exercise question of this chapter. Okay, so this chapter is completed. It's very easy related to question answer, and from this chapter, okay, in
class 10th board exam, they are not asking any numericals based on this chapter. इस चैप्टर में से क्लास 10th के लेवल पे कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है. जब आप 12th साइंस पढ़ेंगे तब ये चैप्टर को डिटेल समझेंगे, वहाँ पे उसका न्यूमेरिकल डिस्कस होता है. Okay, so here we are not discussing the numerical, okay, and we complete the chapter over here. So now you have to revise it, and any queries there, so we are here to solve your